देखो अभी आज का ये जो सेशन है इट इज हार्डली फॉर 20 to 25 मिनट्स। इसमें हम लोगों को बेसिकली कुछ एक चीजें जो एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके हमें ध्यान में रखनी होती है, मैं उनके ऊपर कुछ डिस्कशंस करूंगा सो दैट कल का जब एग्जाम आप लोग दें तो कोई प्रॉब्लम्स जो है वो फेस ना करें। एंड उन प्रॉब्लम्स को जो भी कॉम्पिटिशन में बैठता है किस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने वहां पे आ सकती हैं उसका एक जर्नल डिस्कशन जो है वो अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, मैं टिप्स पे आता हूँ। नंबर वन इज, देखो आप कंपटीशन एग्जाम जब भी हम देते हैं ना तो एक चीज फेस करते हैं कि जैसे हम लोगों के सामने 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने हैं, हम लोगों को अटेम्प्ट सिर्फ 5 करने हैं। तो पहली चीज जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि डोंट गो फॉर दोज क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने ही नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में द फर्स्ट पोर्शन इज ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ के पोर्शन में आप लोगों को 5 में से 2 सवाल करने हैं। सो यू फर्स्टली क्विकली, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप लोग सबसे पहले एक चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कौन कौन से सवाल जो है वो करने वाले हैं। तो एक एक पिक्चर हमारे माइंड में पहले से ही फिक्स हो जाएगी। जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर दिस। या देखो, क्रिमिनल लॉ का जैसे हमारा फर्स्ट पोर्शन है, तो क्रिमिनल लॉ के पोर्शन में देयर विल बी 5 क्वेश्चंस और कुछ एक क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटीज हैं कि सब पार्ट्स बी हो सकते हैं। ठीक है, ए बी करके देयर कैन बी सब पार्ट्स। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा क्विकली आप लोग आइडेंटिफाई करें कि आप 5 में से कौन से 2 सवाल करने वाले हैं या कौन से 3 सवाल करने हैं। क्योंकि पार्ट 1 में आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो तो कंपलसरी है। ठीक है, और पार्ट 2 में भी 2 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। और जो 5th क्वेश्चन है वो आप कोई भी आइदर सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ में से कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज रिलेटेड विद सेक्शन 34 एंड 149 आईपीसी। तो आप लोगों को पता है कि 34 और 149 पे यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड। तो आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लें। मार्क करने के बाद जो भी जिस तरीके से सवाल पूछा गया है, अगर आपको वो तरीका समझ में आ जाता है उसी टाइम पे एक बार पढ़ने पे, तो ट्राई टू रिकलेक्ट कि कौन सा केस लॉ आप यहाँ पे डालने वाले हैं। तो जो भी केस लॉ आप डालने वाले हैं ना उसको अपने क्वेश्चन पेपर पे, वैसे तो अलाउड नहीं होता है लेकिन अगर हो पाए तो क्वेश्चन पेपर में ही शॉर्ट में लिख लो, या आंसर शीट जो मिलेगी उसमें लास्ट में रफ पेपर मिलता है। तो रफ पेपर पे लास्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा आपने केस लॉ लिखना है वो डालेंगे। क्योंकि देखो ये करना जरूरी होता है। द रीजन इज कि अगर आप एक बार पेपर लिखना शुरू कर चुके हैं ना तो हर क्वेश्चन में कम से कम आपके 15-20 मिनट, आधा घंटा जो है वो लगना है। तो इट सर्टेन टाइम्स इट कम्स इनटू द माइंड ऑफ अ पर्सन कि आपने जो है एक फलाना क्वेश्चन पढ़ा लेकिन उसका केस आपके दिमाग से स्किप हो गया। तो सबसे पहले ये कि आपने जैसे ही क्वेश्चन पेपर पढ़ा इमीडिएटली 2-3 मिनट में ये काम करना है कि आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर 134 से रिलेट कर रहा है, मैं 30 ये वाला क्वेश्चन करना है और केस लॉ जो भी आप इस पे लिखने वाले हैं वो केस लॉ वहीं पे कि शॉर्ट में अपनी रेफरेंस के लिए लिख लें। इसके बाद जैसे आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन में आपको पार्ट ए आता है और पार्ट बी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन अगर आपको आता है अगेन सेम थिंग को फॉलो करना है कि जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी केस लॉज आप लोग साइड करने वाले हैं वो कहीं पे रफ पे या क्वेश्चन पेपर पे ही शॉर्ट में ना 2-3 वर्ड्स में उसको लिख के रख लें, ताकि जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो इमीडिएटली आपके दिमाग में वो चीज आ जाए। ठीक है, तो सेम पैटर्न इज टू बी फॉलोड इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लॉ। पूरा पेपर एकदम से आपने स्कैन कर देना है। ठीक है, क्विकली करना है, ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ते रहे। ठीक है, आपको 2 मिनट में ये सारा का सारा काम करना है। और ये कैसे करना है, 2 मिनट में कैसे होगा, देखो आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते ही उसके कीवर्ड्स को पहचाने सबसे पहले कि एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, किस तरीके की क्वेश्चनिंग जो है वो कर रहा है। कभी भी आप जब सवाल पढ़ेंगे ना 2 चीजें होंगी। देखो, एक तो होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, द मोमेंट द डायरेक्ट क्वेश्चन कम तो उसमें कोई ज्यादा सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बिकॉज जैसे मान लो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल सोचने की आवश्यकता नहीं है। Are you getting my point? ठीक है, there is nothing to think over that. But कोई भी केस लॉ जैसे आप उस पर साइट कर रहे हैं
तो केस लॉ जरूर लिख ले, क्योंकि केस लॉ शायद आपको आने वाले जब आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे होंगे तो उस टाइम पे शायद स्किप हो जाए दिमाग से, तो वहां पे माइंड में अननेसेसरी प्रेशर जनरेट होता है। दूसरी चीज कि जैसे क्वेश्चन में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 3 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 को तभी लिखना अगर आपको तीनों पार्ट्स आते हैं। अगर आपको तीनों में से मान लो एक पार्ट नहीं आता है तो डोंट गो फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आप अपने आप ही 5 से 7 नंबर का नुकसान कर लेंगे। इफ अ क्वेश्चन हैविंग सेवरल सब पार्ट्स इन वन क्वेश्चन एंड यू डोंट नो वन और टू, तो डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर स्विच करना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। अब कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पार्ट्स आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में एक पार्ट कर लिया, ऐसे कर लेता है, तो वो अपना ही नुकसान करना है। ठीक है, ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हैं आपको वही फॉलो करने हैं। इसके साथ साथ दो चीजें समझ गए ना। नंबर वन इज कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर को स्कैन किया, स्कैन करने का मतलब कि उसको इमीडिएटली पढ़ा। कीवर्ड्स क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो भी है वो कीवर्ड्स आपने उठा लिया, आपको समझ में आता है कि ये मैं लिख सकता हूँ, आपने उसको मार्क कर देना है। अगर आपको लगता है कि इसमें लिखने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा तो उसको आपने नहीं लिखना है। ठीक है, 10 में से 5 सवाल ऐसे होंगे ही जो आप इमीडिएटली लिख पाएंगे। देयर आफ्टर उस स्कैनिंग के दौरान में ये 2 से 3 मिनट, मतलब आपका अगर एग्जाम 10 बजे शुरू होता है तो 10:02 से 10:03 तक ये काम हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, साथ के साथ इमीडिएटली आपने सेक्शन जो भी केस लॉ वहां पे लिखने वाले हैं उनको वहीं पे क्वेश्चन पेपर में जहां क्वेश्चन है वहीं पे साइड पे कहीं लिख लिया, ताकि जैसे आप अटेम्प्टेशन करें वो आपके दिमाग में आती रही चीजें। दूसरी चीज, अननेसेसरी क्वेश्चंस को पढ़ना आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आपको जैसे मान लो कोई लिमिटेशन एक्ट पे सवाल आ गया, अब आपने लिमिटेशन नहीं पढ़ा है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीड दिस क्वेश्चन अनलेस एंड अनटिल आपके पास ऑप्शन नहीं बचा हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको 5 सवालों में से आपने एक कर लिया और दूसरा आपको आता नहीं है, तो आप फिर एक डाइसी पोजीशन पे चले जाते, तब आपको सवाल पढ़ने पड़ते हैं जो आपने शायद सब्जेक्ट तैयार ना किए हो। लेकिन स्पीकर्स म्यूट करके रखेंगे सभी लोग, है ना। लेकिन it is recommended that you must avoid reading unnecessary questions। बिना मतलब के सवालों को नहीं पढ़ना है। देखो, आप लोगों को एक आंसर शीट नहीं लिखनी है, आप लोगों को अपनी डेस्टिनी लिखनी है वहां पे। ठीक है, आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर देगी कल की आंसर शीट, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, कल जो आप लिखने वाले हैं उससे ये पता लग जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में आप कहाँ पे बैठने वाले हैं। सो प्लीज बी वेरी मच सिंसियर एज फार एज द क्वेश्चन पेपर इज कंसर्न, एज फार एज योर कॉन्फिडेंस इज कंसर्न। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को उस लेवल पे लेके चलना है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ ही कर लूंगा। तीसरी चीज, तो जितना पहले जितना कुछ भी रिवाइज कर लिया है, जितना कुछ भी पढ़ लिया है, उसी सबको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज जो है वो करते रहना है। आई होप, क्योंकि नोट्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं, क्लासेस भी लगाई हैं, मॉक टेस्ट भी कई लोग देते रहे हैं बीच में, तो रिविजन्स पे कॉन्टिन्यूसली काम होता रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप आईपीसी के ऊपर रिवीजन कर रहे हैं, तो आईपीसी में अब आप इन डिटेल ना जाएं। ठीक है, क्योंकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछले 6 महीने से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यू नो that what are the basic things। अगर आपको सेक्शन 34, 149, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसी चीजों पे सवाल आता है, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर पे सवाल आता है, तो आपको पता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंसेस है, यू नो दिस थिंग। तो आज आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, लेकिन जिन भी पॉइंटर्स पे आपने केस लॉज प्रिपेयर कर रखे हैं वो केस लॉज की लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको देखो ना, एक है कि आपने कॉन्सेप्ट लिखा, कॉन्सेप्ट लिखने के साथ साथ आपको केस लॉ लिखना वहां पे जरूरी है, बिकॉज आपकी जो इवैल्यूएशन है वो आइसोलेशन में तो होगी नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, 25 सीट्स हैं, 75 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाने हैं और हजारों कैंडिडेट शायद कल के एग्जाम में आपके साथ बैठेंगे। तो आप बाकियों से अलग क्यों हैं, ये आपको अपनी आंसर शीट में बताना है। तो आंसर शीट में ये बताने का तरीका क्या है कि एक तो आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नंबर 2 कि जो रेलेवेंट केस है सिर्फ वो रेलेवेंट केस डाला है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन में केस नहीं मिल रहा था तो कुछ भी अनाप शनाप डाल दिया, दैट इज द वर्स्ट मैनर। तो बस एक ध्यान रखना कि अभी आफ्टर द दिस सेशन आप लोग जितना भी अभी आपने पढ़ रखा है, रिविजन्स कर रहे हो ना, तो रिविजन्स करते समय बस केस लॉज की जो लिस्ट है
उस केस लॉ की लिस्ट को फोकस करते रहना है और साथ साथ ध्यान रखना है कि कौन से केस लॉ में क्या चीज हुई थी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जैसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप जैसे प्राइवेट डिफेंस पे सवाल आता है, तो प्राइवेट डिफेंस पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी सवाल आए एंड संभावना है कि कल के पेपर में भी शायद आ जाए। प्राइवेट डिफेंस पे एक एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस पे एक्सरसाइज करते समय एक्सीड कर गया है, ठीक है, या कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते समय एक्सीड कर गया, सो व्हाट विल बी द पोजीशन इन दैट केस। तो एक्सीड अगर किया है तो आपको पता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस टू बी साइटेड, आप सेक्शन नंबर 99 साइट कर दोगे। जरूरत पड़े तो सेक्शन नंबर 100 के इंग्रेडिएंट्स, एक व्यक्ति डेथ कॉज कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता है। अगर वो मर्डर से रिलेट कर रहा है तो सेक्शन नंबर 300 की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर आप लेके जा सकते हो। सो दीज प्रोविजंस आर टू बी साइटेड, प्लस इसके साथ साथ जो केस लॉ है वो केस लॉ आप मेंशन कर लेंगे। तो ये केस लॉ की लिस्ट जरूरी है कि आपने जैसे मान लो कोई भी केस लिखा XYZ, आपने लिख लिया कि ये किस पॉइंटर पे है। लाइक फॉर एग्जांपल द केस इज ऑन एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो आप उस पे मेंशन कर लोगे। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का डिफरेंस है, तो आप उस पे कोई जजमेंट अगर आपने रखा है तो उसको साइड कर लो। मल्टीपल जजमेंट आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल इन द क्लासेस एंड एट योर एंड आल्सो आप लोगों ने बहुत सारी प्रिपरेशन करते समय चीजें ध्यान में रखी होंगी। तीसरी चीज कि अटेम्पटेशन जो है वो आपका फुल होना चाहिए, ठीक है। आपने एक भी सवाल 5 नंबर का 10 नंबर का अगर छोड़ा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर का 2 से 3 मिनट में स्कैन करोगे ना उसको, अपने आप एक बार नजर मारोगे, तो यू विल एवेल्युएट कि आपको क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से सवाल करने हैं, सिविल लॉ में कौन कौन से करने हैं, और आपने इसको बांट लेना है, ठीक है। उसी तरीके को फॉलो करना है, फिर अननेसेसरी दूसरे क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू विल बी पिन पॉइंटेड टू व्हाटएवर यू हैव टू राइट इन द आंसर शीट। तो अटेम्पटेशन फुल होना चाहिए, थोड़ा सा भी छोड़ना नुकसानदायक होगा, क्योंकि पेपर बहुत 3 घंटे मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको जो है 10 क्वेश्चन में से 5 ही लिखने हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है लिखने का, ठीक है। जो लोग जुडिशरी के पेपर लिखते हैं ना, आप लोग उनसे कभी सोचना कि वो 200 नंबर का पेपर 3 घंटे में लिख रहे हैं, आप लोगों को 100 नंबर का लिखना है, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास लिखने का कंटेंट ज्यादा होगा, लिखने के लिए आपके पास ज्यादा मटेरियल है। तीसरी चीज, देखो जब भी आपको अपनी किस्मत लिखनी होती है ना, तो किस्मत इस तरीके से लिखी जाए कि सामने वाला समझ पाए। तो राइट लेजिबली, वो ऐसा लिखा हो सामने वाला पढ़ पाए, या सो राइट लेजिबली, ठीक है। लेजिबल मीन्स साफ साफ लिखना है। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं भी है, दैट इज नॉट अ मटेरियल थिंग, ठीक है। आई डोंट हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग एज यू ऑल पीपल हैव अंडरटेकन द क्लासेस, बट वी हैव टेकन एंड वी हैव सिक्योर्ड द मार्क्स एज द टॉपर हैज नॉट, ठीक है। टॉपर से ज्यादा अच्छे मार्क्स हम लोग लेके आ सकते हैं, डजंट मैटर आपकी राइटिंग कैसी है, बट लेजिबल लिखना है। लेजिबल मीन्स साफ साफ लिखना है, ताकि सामने वाला समझ पाए कि आप लिखना क्या चाहते हैं। तीसरी चीज, मैंने बहुत सारे लोगों की आंसर शीट जब मैं चेक करता हूँ तो मैं एक चीज देखता हूँ कि आप लोग कभी कभी ना शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स लिखते हैं। देखो अगर 10 नंबर या 20 नंबर का सवाल है तो आंसर को थोड़ा सा एग्जॉस्टिव करना ही पड़ेगा। आप लोगों को अगर जरूरत पड़े तो प्रोविजंस के इंग्रेडिएंट्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिव चल सकते हैं, प्रोवाइडेड क्वेश्चन की वेटेज कैसी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन आपका 10 नंबर या 20 नंबर के आसपास की इवेल्युएशन करता है तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा लिखेंगे, ठीक है। और जरूरत पड़े तो प्रोविजंस के साथ इंग्रेडिएंट्स भी लिखने हैं। द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू गिव इज, देखो आप लोगों की आंसर शीट चेक करते समय, एंड मैंने बहुत सारे जब मॉक टेस्ट भी आपके चेक किए तो टाइम टू टाइम फीडबैक में देता रहता हूँ। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को प्रोविजन से शुरू कभी नहीं करना है, ठीक है। कभी भी प्रोविजन से शुरू नहीं किया जाता है कि आपने आंसर लिखा तो सीधा लिख दिया that section 41 CRPC provides that arrest can be done in cognizable cases etc. तो ये प्रोविजन से कभी नहीं लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही आंसर किया जाएगा। तो जिस तरीके से एग्जामिनर ने सवाल बनाया है उसी तरीके से उसको इजी मैनर में लिखना है कि एज इट इज स्टेटेड इन द सिचुएशन गिवन, फिर आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख के फिर उसके प्रोविजन पे आते हैं। और कभी भी क्वेश्चन को आंसर जो है उसको कंक्लूड करते समय केस लॉ से कंक्लूड नहीं करना है कि लास्ट में केस लॉ लिखा और उसको खत्म कर दिया। नो, केस लॉ लिखना है तो मिडल में आएगा और उसके बाद लास्ट में हमेशा ही आप इस क्वेश्चन में क्या आंसर दे रहे हैं, क्या आपका सॉल्यूशन है वो लिखना है। जैसे मान लो प्रीपोजिशन बेस्ड सवाल है तो आप उस पर किस सॉल्यूशन पे ड्राइव किए हैं, क्या आपका ओपिनियन है, क्या आपका डिसीजन है, वो आएगा। सो दीज थिंग्स आर द बेसिक थिंग्स, है ना। दो चीजें ध्यान रखना, कभी भी सेक्शन से क्वेश्चन आंसर जो है वो शुरू नहीं करना है,
और कभी भी आंसर जो है वो किसी केस लॉ पे खत्म नहीं करना है। क्वेश्चन हमेशा सिचुएशन के इंट्रोडक्टरी मैटर से शुरू किया जाएगा और जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है दैट विल ऑलवेज बी योर कंक्लूजन, योर ओपिनियन। ठीक है, आप किसी जजमेंट को साइड करने के बाद अपना ओपिनियन जो है उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ठीक है, आप अगर कल के एग्जाम में पैनिक कर गए तो दिक्कत होगी। ठीक है, पैनिक करके तो दिक्कत क्या होगी कि आपको क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर सकते हो। ठीक है, सो कॉन्फिडेंट रहना है, पैनिक नहीं करना है, नंबर 2। नंबर 3 कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आधा ही पढ़ा, और हमें लगता है कि हमें ये आता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, और आंसर लिखते लिखते या एंड में हमें समझ में आता है कि एग्जामिनर ने तो कुछ और ही पूछ रखा है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को लिखने से, आंसर को लिखने से पहले उसका क्वेश्चन जो है उसको ठीक से पढ़ लें कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मांगा क्या है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि एक रेप से रिलेटेड सवाल आया, दैट इन व्हाट सिचुएशंस द ऑफेंस ऑफ रेप कैन बी कमिटेड। अब आपने सिर्फ इतना पढ़ने के बाद सेक्शन नंबर 375 के इंग्रेडिएंट्स जो है वो लिखना शुरू कर दिए, दैट इन सो केसेस अगर ऑफेंस होता है तो वो रेप माना जाता है। लेकिन अगर आगे एग्जामिनर ने कोई ट्विस्टिंग चीज पूछ ली थी जिसका ध्यान आपने नहीं पकड़ा, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। मान लो उसके आगे लिखा होता कि इफ अ वुमन हैज गिवन द कंसेंट अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ अ फैक्ट, देन वेदर इट विल अमाउंट टू रेप और नॉट। तो अगर ऐसा सवाल पूछा है तो आपको सेक्शन नंबर 375 के साथ साथ सेक्शन नंबर 90 इन आईपीसी का जो है वो मेंशन करना था, और आपने क्योंकि शायद पूरा आंसर नहीं पढ़ा, तो आपका जो जिस चीज पे एग्जामिनर ने इवैल्यूएशन करना है वो चीज आपने छोड़ दी। सो दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, समझ गए ना सभी लोग कि आप लोग जैसे ही क्वेश्चन पेपर उठाओगे सबसे पहले उसका इमीडिएटली स्कैनिंग करो कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने करने, कौन से नहीं करने। जो करने उनको मार्किंग कर लो। जो आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टीपीए नहीं पढ़ा या स्पेसिफिक रिलीफ नहीं पढ़ा या लिमिटेशन नहीं पढ़ा, अब आपने कोई सब्जेक्ट एक्सवाइजेड नहीं पढ़ा है या मुस्लिम लॉ नहीं पढ़ा, कोई सवाल वहां पे लिखा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है वो सवाल पढ़ने की। इट इज नॉट अबाउट that whether you are reading the question or not. It is always and always the thing which matters is कि आपने आंसर्स ठीक से लिखे हैं या नहीं, टाइम पे लिखे हैं या नहीं, अटेम्पटेशन फुल किया है या नहीं, आंसर पढ़ने लायक है या नहीं। और तीसरी चीज, आपके आंसर को पढ़ते समय एग्जामिनर को मजबूर करना पड़ेगा कि वो आपका आंसर पढ़े, क्योंकि देखो 2500 से 3000 लोग मान लो आते हैं, तो इतने सारे लोगों के आंसर शीट चेक करते करते एग्जामिनर भी थकेगा। तो आपने ऐसा आंसर में क्या लिखा है कि एग्जामिनर आपका आंसर पढ़े, तो दैट शुड बी देयर। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना है और साफ साफ लिखना है, अटेम्पटेशन फुल चाहिए। बाकी रेस्ट आपके एंड पे कोई भी अगर सवाल है तो यू कैन रेज एनी क्वेश्चन एज फार एज दिस सेशन इज कंसर्न। यस एनीवन? सो मेरे ख्याल से यू पीपल आर प्रिपेयर्ड, है ना, तैयारी तो हो चुकी है, बस ये कि अब उस तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना है। यू पीपल आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्डली फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months, और उससे पहले से भी कई लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। कल का आंसर शीट लिखने से पहले ये ध्यान रखना कि आपकी डेस्टिनी लिखी जा रही है। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी किस्मत लिख रहे हैं वहां पे, और किस्मत इंसान खुद लिखता है। ठीक है, और उसका अंजाम भी खुद ही देखना है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना जो भी मैंने अभी अभी बताया है, बिकॉज कंपटीशन का एग्जाम है, एकेडमिक के एग्जाम्स नहीं है। एकेडमिक के एग्जाम्स में यू मे गेट इवेल्युएटेड, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी इवेल्युएशन बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से की जाती है, और वो तरीका जो है वो मैंने आपको बताया। तो वही चीज जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, बिकॉज एडीए के एग्जाम में इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू सिक्योर 65-75 के रेंज में मार्क्स जो है वो लाने मुश्किल नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा पैनिक क्रिएट ना करें आंसर क्वेश्चन पेपर को देख के, कि हमें जैसे आपने मान लो 2 सवाल पढ़े, क्रिमिनल लॉ का पेपर उठाया, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आता है या आपको नहीं याद आ रहा है, सो डोंट गेट पैनिक फ्रॉम दैट। क्योंकि आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 क्यों नहीं आता है, आपको ये देखना है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो ठीक से लिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू हार्ड वर्क। और कल जो है बहुत अच्छे से करना है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेरी होगी तो यू कैन व्हाट्सएप में डायरेक्टली। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।